वाइटबीड एक ऐसा पायरेट जिसने 3 एरास तक डोमिनेट किया। एक ऐसा पायरेट जो काफ़ी सारे योंकोस को टेक ऑन कर सकता था और काफ़ी सारे एडमिरल को भी टेक ऑन कर सकता था। एक ऐसा पायरेट जो आराम से वन पीस ट्रेजर को ढूंढ के पायरेट किंग बन सकता था, बट ही चोज फैमिली। इस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एक ऐसा क्रू बनाने में जो एक दूसरे के फैमिली मेम्बर बन के रहें। एंड इन दी एंड दिस गाय सक्सीडेड, ही फाउंड ए फैमिली विच ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज ओन लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइटबीड एडवेंट न्यूगेट की पूरी ज़िंदगी को और उसको देखेंगे और एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं वाइटबीड की अर्ली लाइफ से। अब वाइटबीड पैदा हुआ था स्विंग्स आइलैंड में, जो कि काफ़ी पुअर कंट्री है और हमें पता है वन पीस वर्ल्ड में जो कंट्री भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे सकती, वर्ल्ड गवर्नमेंट उनकी प्रोटेक्शन नहीं करती, तो ये स्विंग्स कंट्री जो थी ये भी पैसे तो अदा कर ही नहीं सकते थे। इस वजह से इनकी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो पायरेट्स आते जाते रहते थे और आके तबाहियाँ मचाते थे, लोगों को कत्ल कर देते थे और लोगों के चवन्नी जितने भी पैसे होते थे वो भी चोरी करके ले जाते थे। तो इसी में एडवर्ड न्यूगेट जो होके अपने माँ बाप खो चुका था, अपनी फैमिली खो चुका था, बिल्कुल अनाथ, अब उसके पास करने को कोई ऑप्शन नहीं थी, तो वो पायरेट बन जाता है और अपने सफ़र पे निकलता है, एक ऐसी जर्नी पे जिसका मकसद ये था कि उसने अपनी फैमिली ढूंढनी है, एक नई फैमिली बनानी है और उन लोगों को अपने साथ लेना है जो लोग फैमिली की तलाश में है और जिनके पास सहारा नहीं, उनको सहारा देना है। तो इसी के साथ ये बच्चा वाइटबीड एडवर्ड न्यूगेट अपनी इस जर्नी पे निकलता है। अब एडवर्ड न्यूगेट तीनों टाइप्स की हाकी पोजेस करता होता है और अपनी इस जर्नी में इसको डेविल फ्रूट भी मिल जाता है, जो कि था गुरा गुरानोमी। हमें पता है कितना ज़्यादा पावरफुल ये डेविल फ्रूट है। एंड इवन दो इसके पास तीनों टाइप की हाकीज़ हैं और उनकी स्पेशल टाइप की आगे फर्दर भी हैं हाकीज़, और इसके पास इतना ज़्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट है, लेकिन इस सब के बाद भी इसने कभी भी कोई ट्रेजर सीख किया ही नहीं। इसने कभी पैसा इन चीज़ों को अपने लिए नहीं देखा। हमेशा इसका मकसद सिर्फ यही था कि इसको फैमिली बनानी है और ये उसी मकसद में ही लगा रहा। इसने ट्रेजर के पीछे कभी भी पागल नहीं हुआ। इसके बाद वाइटबीड रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करता है इस नीयत से कि यहाँ पे शायद इसको कुछ अपने फैमिली मेम्बर मिल पाएँ, कुछ लोग जो इसके साथ रहें और खुश रहें। लेकिन वो रॉक्स पायरेट थे, उसका हमें पता है कि वो कितने ज़्यादा टॉक्सिक और बगैरत किस्म के लोग थे। तो यहाँ पे तो वाइटबीड को अपनी फैमिली मिलनी नहीं थी। अब इतनी आसानी से उनको लीव भी नहीं कर सकता था। तो फिर होता है गॉड वैली इंसिडेंट, जिसमें रॉक्स जो होता है वो मर जाता है और ये जो क्रू है ये डिसअबैंड हो जाता है। इसके बाद वाइटबीड इनको छोड़ता है, निकलता है और अपना खुद का पायरेट क्रू बनाता है, जहाँ पे वो उन लोगों को अपने साथ लेना शुरू हो जाता है जिन सबको सहारे की ज़रूरत थी। और इसी के साथ वाइटबीड अपना एम्पायर खड़ा करना शुरू होता है। इसी के साथ वाइटबीड अपनी फैमिली बनाना शुरू होता है। अब बढ़ते हैं वाइटबीड के लाइफ के अगले फेज़ की तरफ, जो कि था वाइटबीड पायरेट्स। अब मैंने पहले ही बताया वाइटबीड उन सब लोगों को अपने क्रू में लेना शुरू करते हैं जिन सबको सहारे की ज़रूरत होती है और उनको अपनी फैमिली बनाता है और वो उसमें कामयाब होना शुरू भी होता है। वाइटबीड एक अपना अच्छा खासा क्रू बना लेता है जिसमें काफ़ी नोटेबल मेम्बर्स भी होते हैं। फिर वाइटबीड जो होता है वो एक दिन एक आइलैंड में जाता है, वानो कंट्री में, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है कोज़ुकी ओडिन से। फिर वाइटबीड और कोज़ुकी ओडिन इन दोनों का हमें आपस में क्लैश देखने को मिलता है, जिस क्लैश के बाद ये लोग आपस में फ्रेंडली टाइप के हो ही जाते हैं। फिर कोज़ुकी ओडिन वाइटबीड से दरख्वास्त करता है कि मुझे भी क्रू ज्वाइन करना है, प्लीज़ मुझे करने दो, लेकिन वाइटबीड मना कर देता है। और जब उनकी शिप वगैरह सब सेट होता है, मामला पानी, तो फिर वो लोग यहाँ से निकल लेते हैं। वाइटबीड पायरेट्स जब वो यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वाइटबीड की शिप में एक पीछे चेन सी लटकी होती है जिसमें कोज़ुकी ओडिन भी लटक जाता है और वो समुंदर में ऐसे उनके साथ ही लटका हुआ जा रहा होता है। दोबारा कहता है मुझे क्रू ज्वाइन करना है, लेकिन वाइटबीड उसको कहता है अगर तुम इस चेन पे 3 दिन तक लटके रहते हो तो मैं तुम्हें क्रू ज्वाइन करने दूंगा। और ऐसा ही होता है, कोज़ुकी ओडिन लटका रहता है। अब वाइटबीड यहाँ पे शॉक होता है कि जहाँ बाकी बंदे तो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं थी, ये वो, वहाँ पे ओडिन अपनी खुद की अच्छी खासी फैमिली और कंट्री छोड़ के सबको अबैंडन करके क्रू ज्वाइन करना चाह रहा था। तो यहाँ पे वाइटबीड थोड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी वो उसको कहता है कि तुम कर लो, अगर तुम 3 दिन तक लटके रहते हो तो इसका मतलब तुम डेस्परेट हो और करेज है तो आ जाना क्रू में। लेकिन जब 3 दिन होने से बिल्कुल 1 घंटा रहता होता है तब कोज़ुकी ओडिन चेन से छूट जाता है। लेकिन फिर उसके बाद फिर भी वाइटबीड उसको क्रू में आने देता है और उसको क्रू ज्वाइन करने के बाद उसको कहता है कि ये मेरा लिटिल ब्रदर है, मेरा छोटा भाई है
और उसको सेकंड कमांडर भी बना देते हैं अपने क्रू का। और फिर कोज़ुकी ओडिन के आने के बाद उनका क्रू नॉर्मली जा रहा होता है और एक दिन वो एक क्रू में एक बच्चे को भी लेते हैं अपने साथ जो कि अबैंडन होता है और वो भी डेस्परेट होता है क्रू में आने के लिए, और वो होता है मार्शल डी टीच। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद व्हाइटबेर्ड मान जाता है और मार्शल डी टीच को भी क्रू में आने देता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाइटबेर्ड अपने क्रू के साथ एक आइलैंड पे आता है जहाँ पे कोइंसिडेंटली रॉजर पायरेट्स भी आए होते हैं, तो इनके बीच में एक क्लैश होता है और इनके हमें फ्रेंडली फाइट देखने को मिलती है जो कि 3 दिन तक चलती है। और उसके बाद फिर नॉर्मल वो लोग आपस में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, जिसमें रॉजर बताता है कि उसको लॉफ्टेल ढूंढना है जिसके लिए पोने ग्लिफ पढ़ने के लिए कोज़ुकी ओडिन ही सिर्फ पढ़ सकता है, तो उसको उसकी ज़रूरत है। और व्हाइटबेर्ड से दरख्वास्त करता है कि कोज़ुकी ओडिन को वो उसको दे दे। व्हाइटबेर्ड पहले तो मना कर देता है और काफ़ी गुस्सा भी होता है कि तुम मेरा फैमिली मेम्बर मुझसे छीनना है, लेकिन कोज़ुकी ओडिन खुद भी जाना चाह रहा था, इसलिए व्हाइटबेर्ड मान जाता है और कहता है चलो चले जाओ, काफ़ी मुश्किल से। फिर क्योंकि ओडिन अपनी मर्ज़ी से जाना चाह रहा होता है, इस वजह से व्हाइटबेर्ड फिर ओडिन को जाने देता है और फिर वो उसको जाने देता है और व्हाइटबेर्ड अपना अलग सफ़र होता है और रॉजर और ओडिन अलग जाते हैं। लेकिन रॉजर के लॉफ्टेल से आने के बाद रॉजर व्हाइटबेर्ड से एक मुलाकात करते हैं जिसमें वो उससे कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि लॉफ्टेल कहाँ है, जिसके बाद व्हाइटबेर्ड मना कर देता है। वो बस पूछता है कि मुझे विल ऑफ डी का बता दो, या ये डी का मतलब क्या होता है यही बता दो, क्योंकि मेरे क्रू में भी मेरा एक फैमिली मेम्बर है जिसका नाम डी से है, तो मैं जानना चाहता हूँ। यानी आप देख रहे हो कि व्हाइटबेर्ड को बिल्कुल भी कोई गर्ज ही नहीं है कि लॉफ्टेल क्या है, कहाँ है, क्या सीन है, उसको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अपने क्रू मेंबर की फ़िक्र थी कि ये डी की है, उसका पता लगाना चाह रहा था ये सब, तो इसलिए वो बस उसका पूछता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाइटबेर्ड इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए कितना केयर करता था और उसको ट्रेजर्स की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसके बाद होती है रॉजर की एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन में वन पीस का बताता है। तो वन पीस वर्ल्ड में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एरा स्टार्ट होता है जो कि है द ग्रेट एज ऑफ पायरेसी एरा, जिसमें फिर हमने देखा कितने सारे नए नए पायरेट्स निकल के आए, कितने आइलैंड्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाइटबेर्ड नियत का और दिल का कितना अच्छा बंदा था कि उसने जाके न्यू टेरिटरीज बनाना स्टार्ट कर ली और वहाँ पे अपने फ्लैग्स लगाना शुरू कर लिए, ताकि कोई भी जो है पायरेट्स वो वहाँ पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचेंगे व्हाइटबेर्ड उन पर दोबारा अटैक करेगा और उनका क्या होगा। व्हाइटबेर्ड आइलैंड्स को बचाने के लिए ये कदम उठाता है, और यहीं पर व्हाइटबेर्ड ये भी करता है कि वो अपने जितनी भी पैसे वगैरह होते हैं, सेविंग्स, ये सब वो अपने आइलैंड, स्प्रिंग्स आइलैंड जो उसकी होम टाउन है, होम कंट्री है, उसमें भिजवाता रहता है और उस कंट्री को भी एक सेफ प्लेस बना देता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि व्हाइटबेर्ड कितना अच्छा बंदा है। फिर इसके बाद 2 साल बीतते हैं और व्हाइटबेर्ड को पता लगता है कि 2 साल पहले तो ओडिन मर गया। तो फिर वो काफ़ी हैरान होता है कि 2 साल हो गए, उसको पता भी नहीं लगा। जैसे उसको पता लगता है वो सोचता है कि चलो काइडो पे अटैक करते हैं क्योंकि उसने ही मरवाया है, लेकिन फिर वो ये करने से भी रुक जाता है कि अगर उन्होंने ये किया तो काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा और इन दी एंड काफ़ी लोग होंगे जो अपनी फैमिलीज़ खोएंगे और अबैंडन होंगे बिला वजह। इसलिए व्हाइटबेर्ड रुक जाता है और वो नहीं लड़ता और आगे अपनी सफ़र में रवाना रहता है। इसके बाद पूरी न्यूज़ में खबर फैलने लग जाती है एक यंग प्रोस्पेक्ट पायरेट की जो कि होता है पोर्टगेस डी एज, जिसको 6 महीने पायरेट बनने के बाद ही वॉरलॉर्ड की ऑफ़र आती है और वो उसको ठुकरा भी देता है कि नहीं बनना मुझे। और उस पॉडकास्ट दी एज का मकसद होता है व्हाइटबेर्ड को टेक डाउन करना। तो ऐसे ही होता है, वो आता है व्हाइटबेर्ड से लड़ता है। पहले तो वो काफ़ी देर तक जिम्बे से लड़ता रहता है, जिम्बे जो कि व्हाइटबेर्ड के साथ एफिलिएट होता है, लेकिन फिर व्हाइटबेर्ड की एंट्री होती है और व्हाइटबेर्ड उस एज को आसानी से हरा देता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है क्योंकि उसको पता लगता है कि उसका आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को भी फैमिली की ज़रूरत है और इसको अपने क्रू में रखना चाहिए। तो व्हाइटबेर्ड उसको अपनी शिप में रख लेता है, इवन तो एस काफ़ी देर तक मना करता है और उसको काफ़ी मर्डर अटैम्प्ट्स भी करता है व्हाइटबेर्ड पे, लेकिन फिर भी एंड इन दी एंड वो मार्को से पूछता है कि तुम सब इसको इतना क्यों कहते हो कि ये पॉप्स ये वो। तो फिर मार्को एस को समझाता है कि ये हमारे फादर की तरह, हम में से काफ़ी लोग ऐसे थे जो अबैंडन हो गए थे, जो मार ही सकते थे, लेकिन व्हाइटबेर्ड ने हमें अपनी शिप में लिया और आज हम सब खुशी से जी रहे हैं। तो फिर एस भी इस चीज़ को समझता है और व्हाइटबेर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन फिर इसके बाद एक दिन वो व्हाइटबेर्ड के पास जाता है, उसे बताता है कि मैं रॉजर का बेटा हूँ। यहाँ पे एस ये सोच रहा था कि व्हाइटबेर्ड उसको किक आउट कर देगा, लेकिन व्हाइटबेर्ड कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम मेरे क्रू में हो तो तुम मेरे बेटे हो, मेरे फैमिली मेम्बर हो, और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई तुम्हें हर्ट करे। तो यहाँ पे एस के लिए व्हाइटबेर्ड की रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। और कुछ दिन बीतते हैं और व्हाइटबेर्ड के क्रू मेंबर जो होता है उसको एक डेविल फ्रूट मिलता है। व्हाइटबेर्ड पायरेट्स का असूल है, जिसने डेविल फ्रूट ढूंढा वही उसको खाएगा, और वो डेविल फ्रूट होता है यामी यामी नोमी, जो कि जिस बंदे को मिला था उससे ज़्यादा उसको एक और बंदा चाहता था और वो था मार्शल डी टीच।
अब टीच यहाँ पे यही करता है कि वो उस बंदे को मारता है, डेलफुट लेता है और फरार हो जाता है। अब ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी वाइट बेड पायरेट्स में। वाइट बेड भी बहुत नाराज़ होता है कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया टेक्निकली, ठीक है, और सब बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन क्योंकि रॉजर ने वाइट बेड को डी का मतलब बताया था ना, तो यहाँ पे वाइट बेड यही कहता है कि इसको जाने दो, इसके पीछे कोई नहीं जाएगा क्योंकि खतरनाक बंदा है, और ऊपर से यामी यामी नोमी भी ले ली, और इतनी करीज अगर किसी में दिखाई है, अगर किसी ने वाइट बेड क्रू का मेंबर मारा है तो उसमें बड़ा कूदा होगा, तो कोई भी इसके पीछे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एस वाइट बेड के खिलाफ जाता है और वो उसे कहता है भाड़ में जा, मैंने इसको पकड़ना है, इसने मेरे भाई को मारा है। तो निकल जाता है एस, जिसके बाद वाइट बेड काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि कहीं एस को कुछ हो ना जाए, क्योंकि जो ब्लैक बेड है वो काफ़ी मिस्टीरियस टाइप का चालाक किस्म का बंदा था, जिसका आइडिया वाइट बेड को भी हो चुका था। फिर वाइट बेड को एक बंदा आके बताता है कि शैंक्स उससे मिलना चाहता है, तो वाइट बेड और शैंक्स की आपस में एक मीटिंग सी होती है जिसमें शैंक्स वाइट बेड को ब्लैक बेड के बारे में वार्न करता है और कहता है एस को वापस बुला लो। लेकिन यहाँ पे वाइट बेड थोड़ा इस तरह कहता है कि एस को मैंने ही भेजा है, मैं नहीं बुलाऊंगा, ये वो। और यहाँ पे शैंक्स डरा होता है, लेकिन शैंक्स से ज़्यादा वाइट बेड डरा होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वाइट बेड को भी पता है कि ब्लैक बेड कितना ख़तरनाक है और एस के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। और ऐसा ही होता है, एस पकड़ा जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लैक बेड पकड़ाता है और एस की एग्जीक्यूशन सेट कर दी जाती है। एस की एग्जीक्यूशन की स्टेज होती है सेट, मरीन फोर्ड शुरू होता है और यहाँ पे वाइट बेड एंट्री लेता है। वाइट बेड यहाँ क्लियर कर देता है कि मेरे क्रू मेंबर को कोई कुछ नहीं मारेगा, और वाइट बेड यहाँ पे अपने 43 अलायंसेस क्रू के साथ आता है, अपने लाखों मेंबर्स के साथ आता है, और यहाँ पे उनका एक मैसेज क्लियर होता है कि हमने एस को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम अपने एक भाई को बचाने के लिए लाखों भाई कुर्बान करने, फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब यहाँ आए हैं और इसको बचाएंगे, ये इन सब का मकसद होता है। और सब कुछ ऐसे ही जा रहा होता है, वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं ये सब करने की। लेकिन तभी आकाई इन वाइट बेड के क्रू के एक मेंबर को भड़काता है और वो मेंबर जाके वाइट बेड के जो है पेट में ही तलवार डाल देता है, जिससे वाइट बेड थोड़ा, हमें पता है वाइट बेड पहले ही सीख होता है और यहाँ पे उसको और इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देखो वाइट बेड के ऊपर किसी ने अटैक किया, उसके अपने क्रू मेंबर ने मारने की कोशिश की, यहाँ पे वाइट बेड उसे बिल्कुल माफ़ कर देता और कहता है कि तुम मेरे अपने फैमिली मेंबर हो, मेरे क्रू मेंबर हो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ मिसकंसेप्शन हुई है। और वाइट बेड उसे क्लियर करता है, जिसके बाद वो क्रू मेंबर भी दोबारा सही हो जाता है और यहाँ पे सब अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि था एस को बचाना, और सब इसी में आगे बढ़ते हैं। और फाइट भी ऐसे सही चल रही होती है, इवन तो वाइट बेड अब बहुत ओल्ड हो चुका है, अब वो उस तरह का रहा ही नहीं। तो इतनी कोशिशें करने के बाद भी वाइट बेड को ये चीज़ समझ आ गई कि अब अगर ये सब तो वापस नहीं जा सकते, या तो सब मरेंगे या तो वाइट बेड अकेला मरेगा। तो वाइट बेड यहाँ पे सबको ये कहता है कि मैं अकेला यहाँ रुक रहा हूँ, तुम सब एस को लो और सब के सब जाओ, कोई भी मरना नहीं चाहिए। और एस पहले इस चीज़ को काफ़ी वो करता है, खिलाफ जाता है कि नहीं पॉप्स हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाद में एस भी मान ही जाता है। फिर होता ये है कि सब चले जाते हैं, जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और एस भी जा रहा होता है। एस जैसा बंदा जो बहुत कम सुनता है वो भी जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी आकाइनू एक और डर्टी टेक्निक खेलता है और उसको फूल करता है। फिर एस आता है, आकाइनू एस को मार देता है, ठीक है। यहाँ पे फिर वाइट बेड पागल हो जाता है, सठी आ जाता है, वो कहता है अब तो मैंने किसी को नहीं बख्शना, और वो बाकी क्रू मेंबर को कहता है तुम लोग जाओ, मैं अब किसी को नहीं छोड़ा। और वाइट बेड इवन तो वो उतना पावरफुल रहा भी नहीं और वो ज़्यादा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई करता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों पे अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे आता है मार्शल डी टीच। मार्शल डी टीच यहाँ पे आता है, वो भी आके वाइट बेड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इवन तो अब वाइट बेड उतना पावरफुल रहा भी नहीं, वो फिर भी टीच को पेलना शुरू कर देता है और उसको काफ़ी मारता है, लेकिन उसको अपनी इस लाचार बॉडी की वजह से उसे ख़त्म नहीं कर पाता, लेकिन तब भी उसे काफ़ी मारता है। फिर टीच और उसके क्रू मेंबर वाइट बेड पे गोलियों की फुल बुछार कर देते हैं, जिस वजह से वाइट बेड आखिरी सांसों में जाता है और वो खड़े खड़े रॉजर की बातों को याद करता है। और फिर हमें देखने को मिलती है एक आइकॉनिक वन पीस की लाइन, वन पीस इज़ रियल। अब ये सोच के गूज़बम्स आ गए, मतलब बोल के गूज़बम्स आ गए कि कितना एपिक सीन था। और इसी के साथ वाइट बेड मर जाता है। वाइट बेड मरता भी है तो वो खड़ा रहता है। अच्छा, व्हेन डज अ मैन डाई? व्हेन ही इज़ फॉरगॉटन। वाइट बेड विल नेवर बी।
वाइट बेड कभी भी फॉरगॉटन नहीं होगा, कभी भी नहीं भूला जाएगा। वाइट बेड ने 3 एराज दिए हैं वर्ल्ड के लिए। जितना ये बंदा इम्पैक्टफुल है, जितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, वाइट बेड कभी भूला जा ही नहीं सकता। और अगर इसकी बाकी चीज़ें भूली भी गई तो इसकी एक बात सब पायरेट्स याद रखेंगे, वन पीस इज़ रियल। तो हाँ, वाइट बेड वॉज अ करेक्टर हु वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। वाइट बेड अपने वर्ड से कभी भी नहीं हटा, उसने जो बात की उसने वो पूरी करके दिखाई। उसका जो मकसद था उसने काफ़ी हद तक वो पूरा किया भी। और वाइट बेड का इम्पैक्ट इस पूरे वन पीस के वर्ल्ड में आगे आने वाली काफ़ी जनरेशन के आगे आने वाली काफ़ी सेंचुरीज तक रहेगा। और हाँ, दिस मैन डाइड स्टैंडिंग, हाउ क्रेजी इज़ दैट। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट करेक्टर है वाइट बेड। उसकी जो पावरफुल सी बफ सी बॉडी है, फिर उसके अलावा उसके कैरेक्टर ट्रेट्स, इतना पावरफुल होने के बाद भी अगर कोई बंदा ट्रेजर और पैसे के पीछे नहीं भाग रहा तो आप सोच लो कितना ज़्यादा इज़्ज़तदार और कूल वो बंदा होगा। तो वाइट बेड मेरे लिए ऐसा ही है, काफ़ी कूल करेक्टर लगता है मुझे तो बहुत पसंद है। एंड दैट्स इट, यही थी वाइट बेड की लाइफ और उसके बारे में डिस्कशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मेरी बाकी वीडियोस भी चेक आउट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।